जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 की टू द पॉइंट 3 नंबर की सीरीज़ चलाई जा रही है। और इस संविधान की सीरीज़ में हमने 3 लेक्चर पिछले डाल दिए थे। इसके बाद आज ये चौथा लेक्चर है। हमने पिछले जो वीडियो हैं उनमें चर्चा करी थी कि संविधान निर्माण से संभावित प्रश्न 3 नंबर के कौन-कौन से बन सकते हैं और हम उन्हें किन प्रकार से लिख सकते हैं, ताकि हमें एक स्वरूप मिल जाए कि हमें किस प्रकार से मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम आज जो है संविधान निर्माण से संविधान की विशेषताएं और उसका मूल ढांचा, इनसे कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं इस इकाई से, इससे संबंधित हम सारे 3 नंबर के प्रश्न की चर्चा करेंगे। और कौन कौन से संभावित प्रश्न बनेंगे, उन्हें किस प्रकार लिख सकते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं संविधान की विशेषताएं। अब यह जो प्रश्न है यह 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर में इसके पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने 3 नंबर की सीरीज चलाई है तो हम इसको उस हिसाब से ले रहे हैं ना। तो संविधान की विशेषताएं अगर ऐसा प्रश्न 3 नंबर में आता है तो आप संविधान की जो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन्हें आप लिख दीजिए, क्योंकि संविधान की विशेषताएं बहुत सारी है। ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लिख रहे हैं इसमें। संविधान की सर्वोच्चता है ना, संविधान संसदीय प्रणाली है, एक लोकतांत्रिक संप्रभु राज्य है भारत, ये अपने संविधान की प्रमुख विशेषता है। मौलिक अधिकार है संविधान में, स्वतंत्र निष्पक्ष में एकीकृत न्यायपालिका। दोस्तों, हमने जो 3 लाइन में ही उत्तर को कंप्लीट किया है, क्योंकि आप भी जानते हो अब जो है 2020 के सिलेबस में शब्द सीमा को 10 कर दिया गया है। 10 शब्द सीमा से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 या 4 लाइन ही मिलेगी। ठीक है, तो और उन्होंने तो सिर्फ आयोग ने तो सिर्फ 1 लाइन का ही बोला है, तो आप ध्यान में रखें। फिर भी हमें कॉपी में अगर जगह देते हैं तो अपन लिख सकते हैं इतना। तो ठीक है, तो आप कम से कम अगर इस प्रकार से लिखोगे तो आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा विशेषताएं लिख पाओगे। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को इसे लिख सकते हो, जिससे आपको एक अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब एकीकृत न्यायपालिका, ये अपने संविधान की एक विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य अलग अलग न्यायपालिका है, यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सर्वोच्च पे है सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद जिला न्यायालय या स्थानीय न्यायालय। ठीक है, तो इसमें समझाने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मूल ढांचा, है ना, अपने सिलेबस में दे रखा है मूल ढांचा। तो इसकी संकल्पना जो आई थी, इस मूल ढांचे की संकल्पना आई थी हमारे केशवानंद भारती केस में 1973 में। जो ये केस आया था इसमें इसकी संकल्पना दी गई थी और इस संकल्पना का निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा दिया गया था। अब मूल ढांचा कौन कौन से होते हैं, तो ये समय समय पर विभिन्न वाद और जो केस होते हैं उनके माध्यम से न्यायपालिका बताती है कि मूल ढांचा क्या होता है। अभी तक न्यायपालिका ने 13 या 14 मूल ढांचे के तत्व बताए हैं, तो हमने उनमें से प्रमुख तत्वों को लिख लिया है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, है ना। अब आप में से जब हम टू द पॉइंट की सीरीज चला रहे थे, तो हमारा जो सीरीज चलाने से पहले हमने जब आंसर राइटिंग चेक कर रहे थे बच्चों की, तो आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए कि अगर ऐसे प्रश्न आते तो आप एक पॉइंट बनाएं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट उसको डील करें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप कहीं भी कुछ भी लिख रहे हो, कितनी भी लाइनें में लिख रहे हो, आप शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, तो चेकर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ना ही आपको ज़्यादा समय मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, आप अधिक शब्द सीमा में ना लिखें, है ना, शब्द सीमा का पालन करें। ठीक है, तो अगर मूल ढांचा आता है तो आप 3 पॉइंट ऐसे बनाइए, सीधा सा लिखिए। संकल्पना केशवानंद भारती केस में आई थी, है ना, मूल ढांचे की संकल्पना। निर्धारण न्यायपालिका द्वारा होता है, समय समय पर न्यायपालिका बताती है। और कुछ तत्व बता दीजिए। न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, है ना, ऐसे प्रश्न को डील करें। ये एक स्मार्टनेस होती है प्रश्न को डील करने की। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल ढांचे के तत्व, वही मूल ढांचे से अगर पूछ ले वो कि कोई 3 तत्व, अगर वो सीधा सा लिख दे प्रमुख तत्व, तो आप अपने को मिनिमम 3 तत्व तो बना अनिवार्य होता है कि हम 3 तत्व तो उन्हें बताएं। ठीक है, तो अपन कौन कौन से तत्व बता सकते हैं, संघवाद तथा लोकतंत्र, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये जो तत्व है संविधान के, जो तत्व है ये आधारभूत तत्व, ये कहीं संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन ये न्यायपालिका द्वारा समय समय पर बताए गए हैं कि ये मूल ढांचे के तत्व हैं। संघवाद है, लोकतंत्र है, न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, है ना, संविधान की सर्वोच्चता से क्या आशय है। अगर प्रश्न सीधा सा 3 नंबर में ऐसा आ गया कि संविधान की सर्वोच्चता से आपका क्या आशय है, तो अब इसे 3 नंबर में कैसे लिख सकते हैं, है ना। हमने 3 या 4 लाइन में ही लिखा है इसको। तो भारत में यदि कोई कानून
संविधान से असंगत होता है तो वह कानून उस सीमा तक समाप्त होगा, अर्थात संविधान ही सर्वोच्च होगा। तो अब अभी भी जैसे संसद भारत में कानून का निर्माण करती है, तो अगर संसद कोई ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान से असंगत हो, है ना, संसद जब समय समय पर कानून बनाती है, तो अगर वो संविधान से असंगत होते हैं या हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं, अर्थात संविधान से असंगत होते हैं या संविधान के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं, तो वो वहां तक या उस सीमा तक निरस्त कर दिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा। तो भारत में ये बताता है कि संविधान ही सर्वोच्च है, ना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, है ना। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता से आशय आप ऐसे ही लिखोगे, भारत में यदि कोई कानून संविधान से असंगत होता है तो वह कानून इस उस सीमा तक समाप्त होगा या समाप्त हो जाता है, अर्थात संविधान ही सर्वोच्च होगा। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संप्रभु या संप्रभुता, है ना, ये प्रस्तावना का भी एक शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो ये प्रश्न ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ऐसा राज्य जो अपने निर्णय स्वयं ले। अब यहाँ राज्य से तात्पर्य स्टेट नहीं है ना, यहाँ राज्य से तात्पर्य है एक राष्ट्र। तो ऐसा राज्य जो अपने निर्णय ले, ऐसे राज्य पर बाह्य दबाव ना हो, मतलब ना तो उस राज्य पर किसी भारी शक्ति, जैसे आज भारत संप्रभु राज्य है, ना ब्रिटेन का दबाव है भारत पर, ना यूएसए का दबाव है ना। तो ये संप्रभुता के तत्व होते हैं कि ऐसा राज्य जो अपने निर्णय स्वयं ले, यानी भारत आज अपने फैसले या निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उस पर किसी भी देश का दबाव नहीं है या राष्ट्र का दबाव नहीं है ना। और दूसरी बात, इसे राज्य पर बाह्य दबाव नहीं होता, वही बात मैंने बताई कि किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं है, ना ही आंतरिक दबाव है भारत। और हमने तीसरे में लिख दिया भारत एक संप्रभु राज्य है। तो संप्रभुता को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्या, ऐसा राज्य जो अपने निर्णय स्वयं ले, ऐसा राज्य जो बाहरी दबाव ना हो, जिस पर बाह्य दबाव ना हो, है ना, और भारत एक संप्रभु राज्य है। तो आपने तीनों बात बता दी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न है आठवीं अनुसूची, है ना। आठवीं अनुसूची को हम कैसे लिख सकते हैं। आठवीं अनुसूची संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसमें 22 भाषा का उल्लेख है, कुछ भाषाएं लिख दी अपन ने, और अभी तक इसमें संशोधन हुए तो 4 बार संशोधन हुआ है। कब कब हुए तो ब्रैकेट में लिख दो। जब भी अगर अपने को कुछ विशेष बताना हो तो आप ब्रैकेट का प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ब्रैकेट का प्रयोग करके कुछ उसको विशेष बताना चाहते हो चेकर को, तो उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना, आप ध्यान रखें ऐसा। तो अभी तक हमारी आठवीं अनुसूची में 4 बार संशोधन हो चुका है, 1967, 1971, 1992 और 2011। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, संविधान सभा का संसद के रूप में कार्य। अब ये प्रश्न जो है ये एमपीपीएससी में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये जो संविधान निर्माण वाला टॉपिक है उसमें से पूछ सकते हैं, है ना। हम बात करते हैं कि अपनी जो संविधान सभा है वो दोनों रूप में कार्य करती थी, संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी और संसद के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि भारत में जो संसद का गठन हुआ था वो तो 1950 के बाद हुआ था, है ना। तो संविधान सभा के रूप में संसद ने कौन कौन से कार्य किए, या संसद के रूप में संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए हैं, तो हम देख लेते हैं, है ना। हमने संविधान सभा ने संसद के रूप में सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए। हमने राष्ट्रगीत नहीं लिखा क्योंकि जगह कम थी, है ना। आप लिख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि जगह हो आपके मेंस में या कॉपी में, तो आप लिख सकते हो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति, तीनों पद अपनाए थे संसद संसद के रूप में, है ना। दूसरी बात, 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी संसद ने, है ना, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा अपनाया। तो संविधान सभा के संसद के रूप में मुख्यतः 3 कार्य ये हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं इस प्रश्न को। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, संसदीय शासन प्रणाली। ये संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए ये प्रश्न लिया गया है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली, तो कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, अर्थात अब कार्यपालिका विधायिका का अंग कैसे हुई कि विधायिका मतलब जो कानून का निर्माण करती है, तो कानून का निर्माण करने वाले सांसद और राज्य में विधायक होते हैं, है ना। तो कार्यपालिका ही विधायिका का अंग होती है भारत में। भारत में भी एक संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि जो लोग सांसद बन के जाते हैं वो ही प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, गृह मंत्री बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं। ये कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी है ये कार्यपालिका है। और यह जो बनती है ये विधायिका अर्थात सांसदों के ही, सांसद जो होते हैं उनसे ही बनती है कार्यपालिका, है ना। तो इसमें बताया गया है संसदीय शासन प्रणाली में कि कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, अर्थात विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो ही कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का पद प्रतीकात्मक होता है, अर्थात राष्ट्रपति को भारत में स्टाम्प मोहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक होता है। तो ये हो गई तीसरी बात, द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा जैसे 2 सदन होते हैं और भारत और ब्रिटेन में लागू। हमने चारों बात बता दी है, बहुत बहुत सटीक उत्तर है ये, है ना। कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, राष्ट्रपति का पद प्रतीकात्मक होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है और भारत और ब्रिटेन में लागू है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव। अब हम इस प्रश्न को जान लेते हैं। 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, लेकिन वो कनाडा से जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई। बाकी अगर प्रश्न ऐसा आता है कि संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली, और तो हमने 1935 के अधिनियम से संघीय व्यवस्था लिया, अर्थात केंद्र और राज्य का स्पष्ट शक्तियों का विभाजन जो है हमने वो संघीय व्यवस्था संविधान पर 1935 के अधिनियम से ली है। ठीक है। और राज्यपाल का पद हमने 1935 के अधिनियम से लिया। और राज्य लोक सेवा आयोग जो MPPSC है या UPPCS है, ये जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं ये भी हमने सबने, है ना, संविधान में जो है संविधान के 1935 संविधान में जो है हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो 10 प्रश्न है ये हमने कर लिए हैं। और अगला जो लेक्चर आने वाला है, जो वीडियो आने वाला है, उसमें हम संविधान की अगली इकाई और उनसे संबंधित टॉपिक के कौन कौन से 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं।